नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की। इसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सच मानिए, ये कोई साधारण कानूनी पन्ने नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की गारंटी है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। इन अधिकारों को हम एक सिटीजन टूल किट की तरह देखेंगे। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, मूल अधिकार और उनकी बुनियाद। दूसरा, समानता और आजादी। तीसरा, शोषण के खिलाफ और धर्म की आजादी। चौथा, शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचार। और आखिर में कुछ खास प्रावधान और हमारा निष्कर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मूल अधिकार और आधारशिला यानी नियम तय करना। कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अधिकार समाज को किसके खिलाफ सुरक्षा दे रहे हैं। अनुच्छेद 12 राज्य यानी स्टेट की परिभाषा देता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ सरकार बिल्कुल नहीं है। इसे एक स्कूल की तरह समझिए, जहाँ हर स्टाफ मेंबर बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक वैसे ही सिस्टम या सरकार का हर एक स्तर हमारे इन अधिकारों का सम्मान करने के लिए बंधा हुआ है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि राज्य का दायरा संसद और विधानसभाओं से कितना आगे तक जाता है। इसमें हमारी लोकल पंचायतें, नगर पालिकाएं और यहाँ तक कि LIC या ONGC जैसे बड़े पब्लिक सेक्टर संस्थान भी शामिल हैं। मतलब ये सब स्टेट का ही हिस्सा माने जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए जरा सोचिए, क्या भारतीय रेलवे जैसा इतना बड़ा पब्लिक नेटवर्क एक राज्य कहलाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये भी सरकार के ही अंडर आता है, इसलिए इसे भी हमारे मूल अधिकारों का पूरा सम्मान करना ही होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 13 पर, जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की नींव रखता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा संविधान किसी खेल के सुप्रीम रेफरी की तरह है। कोई भी ऐसा कानून जो हमारे अधिकार छीनेगा, ये रेफरी उसे फाउल मानकर रद्द कर देगा। और यही वो अहम सिद्धांत है जिसे मशहूर केशवानंद भारती केस में बहुत मजबूती से स्थापित किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, समानता और स्वतंत्रता। सच कहा जाए तो यही किसी भी आजाद और लोकतांत्रिक समाज के सबसे मजबूत पिलर्स हैं। अनुच्छेद 14 की सबसे शानदार बात यह है कि ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का एक परफेक्ट मिक्स है। इसमें एक तरफ तो कानून के सामने समानता का ब्रिटिश आइडिया है, जहां कानून की आंखों पर पट्टी है और सब बराबर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कॉन्सेप्ट भी है, जो कहता है कि एक जैसी परिस्थितियों वाले लोगों को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। एकदम सही बैलेंस। इसी तरह अनुच्छेद 15 से 18 समाज की पुरानी बेड़ियों को तोड़ते हैं। ये साबित करते हैं कि नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि ये तो रेस में पीछे रह गए एक धावक के पैरों से भारी वजन हटाने जैसा है, ताकि रेस सही मायनों में बराबरी की हो। इन्हीं नियमों के तहत छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को खत्म किया गया और खास उपाधियों यानी टाइटल्स पर भी रोक लगाई गई। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19, जो 6 बुनियादी आजादियां देता है, जैसे खुलकर बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने और अपना पेशा चुनने की आजादी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, आजादी कभी भी लिमिटलेस नहीं होती। इस पर कुछ वाजिब पाबंदियां भी हैं। आखिर एक इंसान की आजादी वहीं तो खत्म होती है ना, जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। अनुच्छेद 21 शायद सबसे क्रिटिकल है, खासकर मेनका गांधी केस के बाद। ये एक बहुत बड़े छाते के तरह काम करता है, जो एक गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करता है। और अब तो इस छाते के नीचे सांस लेने के लिए साफ हवा और अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी शामिल हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, शोषण के खिलाफ और धार्मिक आजादी का अधिकार। हमारा संविधान समाज के कमजोर तबकों और अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लिए एक बहुत मजबूत ढाल का काम करता है। देखिए, अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और खतरनाक बाल श्रम पर बहुत सख्त बैन लगाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बड़ा इंसान बीच बचाव करके किसी बुली को रोक दे जो छोटे बच्चों से अपना काम जबरदस्ती करवा रहा हो। ये शोषण को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक बहुत कड़ा कदम है। वहीं अनुच्छेद 25 से 28 भारत की सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की पक्की गारंटी है। ये सुनिश्चित करते हैं कि हर कम्युनिटी
अपनी आस्था के गीत आजादी से गा सकें और उसका प्रचार कर सकें। बस नियम इतना है कि सरकार के पैसे से चलने वाले स्कूलों में किसी को भी कोई खास धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चलिए अब रुख करते हैं चौथे भाग का, शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचार। किसी भी विविधता से भरे देश के लिए जरूरी है कि वो अपने अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चले और इन सारे अधिकारों को जमीन पर लागू करने का कोई ठोस तरीका भी दे। अनुच्छेद 29 और 30 माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक समूहों को ये पावर देते हैं कि वो अपनी खास भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा कर रख सकें, और इसके लिए वो पूरी आजादी के साथ अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं और चला सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 3 के एकदम क्लाइमैक्स पर, जो है अनुच्छेद 32। ये इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे पूरी संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा था। और ऐसा कहने की वजह बिल्कुल साफ है। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश जैसी 5 लैटिन रिट्स जारी करने का पावर देता है। जब भी किसी के हकों को मारा जाता है तो ये सिस्टम सीधे सबसे बड़े हेडमास्टर के पास कंप्लेंट बॉक्स की तरह काम करता है ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। इसी पावरफुल टूल ने जनहित याचिका यानी PIL का रास्ता भी खोला। इससे आम नागरिकों को ये ताकत मिली कि वे पूरे समाज के अधिकारों के लिए लड़ सके, ठीक वैसे ही जैसे MC मेहता केस में पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। और आखिरकार अब हम आते हैं अपने 5वें और अंतिम हिस्से पर, विशेष प्रावधान और निष्कर्ष। यहाँ हम उन प्रैक्टिकल नियमों को देखेंगे जो देश को सुरक्षित रखते हैं। अनुच्छेद 33 से 35 संसद को एक खास पावर देते हैं। इसके तहत सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ये बहुत जरूरी अपवाद है ताकि मिलिट्री का अनुशासन बना रहे और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कभी कोई समझौता ना करना पड़े। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक छोटी सी बात पर गौर कीजिएगा। अगर ये मूल अधिकार सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि एक आजाद और लोकतांत्रिक जिंदगी की सबसे मजबूत ढाल है, तो हम सब मिलकर एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए इस ढाल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।